आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग की हिस्ट्री कहाँ से आई, ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। ये जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स यानी मिडवाइफरी की बुक है, इस बुक से पूरा पेपर आता है, तो ये वो लेक्चर है बेटा। तो पिछले लेक्चर जिसने नहीं लिए वो यूट्यूब पे मौजूद हैं और पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है जिसमें तरतीब वाइज लेक्चर जो मौजूद हैं। तो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है वो उसकी हिस्ट्री क्या है, कब ये डेवलप हुई थी, तो ये पेज नंबर 57 है बेटा। तो ये हिस्ट्री एक की थी मार्गरेट सेंगर ने, ये एक फ़ीमेल थी, नर्स थी ये, तो इसने किया था ये स्टार्ट। तो प्लान्ड पेरेंटहुड यानी पेरेंटहुड कहते हैं वालदैन की जो प्लानिंग है, ट्रेसेस इट्स रूट्स, ये इसकी जो बुनियाद है बैक टू नर्स, किसी नर्स से आती है, एजुकेटर या किसी तालीम देने वाले से आती है, एंड फाउंडर या किसी फाउंडर से आती है, और उसका नाम क्या था, मार्गरेट सेंगर था। हुज़ एक्टिविज़म, जिसके ख़यालात ने चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को तब्दील कर दिया। सेंगर हैड अ रिवोल्यूशनरी आइडिया, सेंगर का आइडिया जो है वो तख़य्युलाती था, रेवोल्यूशनरी था। दैट वुमेन शुड कंट्रोल देयर ओन बॉडीज़, उसने आइडिया दिया कि औरतें अपने जिस्म को ख़ुद ही कंट्रोल कर सकती हैं, एंड दस देयर ओन डेस्टिनीज़, और उनकी अपनी ही और ख़ुद की ही मुकर्रर करदा जो है उसकी मंजिलें हो सकती हैं बेटा। डेस्टेंस कहते हैं मुकर्रर करदा, यानी कि उसका जो ये सेंगर का जो आइडिया था वो इनकलाबी था, रेवोल्यूशनरी था, और उसने कहा कि औरतें अपनी बॉडी को ख़ुद कंट्रोल कर सकती हैं और ख़ुद अपने जो चीज़ें हैं ख़ासकर बच्चों की पैदाइश उसको मुकर्रर कर सकती हैं। इमेजिन दैट, इसको आप जहन में रखें। सेंगर ग्रो अप इन एन आयरिश फैमिली, सेंगर जो है उसने परवरिश पाई थी आयरिश फैमिली में, ऑफ 11 चिल्ड्रन, जिसके 11 बच्चे थे। इन कॉर्निंग, ये एक शहर का नाम है, ऑफ न्यूयॉर्क का, अमेरिका का न्यूयॉर्क उसका शहर, कॉर्निंग ये एक छोटा सा कस्बा है, उसके एक फैमिली आयरिश फैमिली थी, 11 बच्चे थे उनके, इस सेंगर ने उनमें परवरिश पाई थी। तो इन 1912, ये बेटा मारूजियाँ बन सकती हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इसको। 1912 में द मॉडर्न बर्थ कंट्रोल मूवमेंट बिगन, जो मॉडर्न बच्चों के कंट्रोल वाली जो तहरीक है वो स्टार्ट हुई थी। मार्गरेट सेंगर अ पब्लिक हेल्थ नर्स, मार्गरेट सेंगर जो है वो पब्लिक हेल्थ नर्स थी, कंसर्न अबाउट द एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट्स, और जो के ताल्लुक़ रखती थी जो सेहत के उल्टे असरात होते हैं, ऑफ फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, लगातार बच्चों की पैदाइश से, मिसकैरेजेस, बच्चों की जो बच्चे ज़ाया हो जाते हैं उससे औरत को क्या उल्टे असरात होते हैं, उनकी सेहत में ख़राबियाँ आती हैं, एंड अबॉर्शन और मिसकैरेज एक ही चीज़ है बेटा, बच्चा ज़ाया होना। इनिशिएटेड एफ़र्ट्स टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन, उसने शुरू किया ऐसी कोशिशें करना ताकि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए इन ख़तरात से, अबाउट एंड प्रोवाइड एक्सेस टू कंट्रासेप्शन, और उनको जो कंट्रासेप्शन है यानी माने हमल से रोकने वाली जो चीज़ें हैं वो फ़राहम की जाएँ, और उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि बार बार प्रेग्नेंट होना, और अगर मिसकैरेज हो रहे हैं, बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, तो आपकी सेहत पर क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। तो ये मार्गरेट सेंगर ने ये सबसे पहला काम किया था। तो फैमिली प्लानिंग क्या थी, वाज सेटअप इन 1936, फैमिली प्लानिंग 1936 में शुरू हुई। ये काम जो है 1912 में हो गया था, लेकिन 1936 तक ये बाकायदा शुरू हो गया। इट वाज एट फर्स्ट नोन एट द सेक्स हाइजीन, इसको पहले यही जाना जाता था कि ये जो मियाँ बीवी का मिलाप है इसको सेक्स कहते हैं, उसकी सफाई के तौर पर ये कर रहे हैं हम फैमिली प्लानिंग। एंड बर्थ रेगुलेशन सोसाइटी, और जो बर्थ रेगुलेशन सोसाइटी है वो कर रही है सेक्स की सफाई के लिए। एट दैट टाइम, इस वक्त कंट्रासेप्शन वाज बेसिक, जो माने हमल तरीके थे वो बुनियादी थे, एंड अनरिलायबल थे। अनरिलायबल कहते हैं जिनका यकीन ना हो कि वाकई ये हमल को रोकेंगे भी या नहीं। इट वाज कॉमन एट दिस टाइम, ये कॉमन बात थी उस वक़्त फॉर वुमेन, औरत के लिए, टू डाई फ्राम इलीगल अबॉर्शन से औरतें मर जाया करती थी, यानी कि बच्चा ज़ाया करवाने के लिए वो जाती थी किसी के पास और उससे उनकी मौत वाक़ई हो जाना कोई आम सी बात थी। तो तब ये 1936 में स्टार्ट किया कि हम औरत को मरने से बचाएं, और जो है ये कंट्रासेप्टिव यानी माने हमल तरीके अख्तियार करें। प्लान्ड पेरेंटहुड ट्रेसेस इट्स रूट्स बैक टू नर्स, ये वाला पैरा छोड़ दें बेटा, ये पैरा पूरा ऊपर वाला है जो मैं यहाँ पे पढ़ा के आ गया हूँ।
ये वाला। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। एडवांटेजेस फ़ायदे कहते हैं बेटा, डीमेरिट्स भी कह सकते हैं आप, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, माँ की जो सेहत है इससे इम्प्रूव होती है। एंड चाइल्ड सर्वाइवल, और बच्चे के ज़िंदा रहने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अबॉर्शंस ओवरऑल, और जितने बच्चों के जो अबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेज होते हैं, जो बच्चा ज़ाया करवाया जाता है, वो कम हो जाती हैं तादाद। स्पेशली अनसेफ अबॉर्शन, और ख़ास तौर पर ऐसे अबॉर्शन जो अनसेफ होते हैं जिनसे माँ की जान भी जा सकती है। प्रिवेंटिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं उनसे बचा जा सकता है, जिनको STI कहते हैं। एस से सेक्सुअल, T से ट्रांसमिटेड, I से इन्फेक्शन, और S क्या है, ये ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शंस, इसलिए S लगा देते हैं। और वो इन्फेक्शन कौन से, इंक्लूडिंग HIV एड्स है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स है बेटा, ये ख़तरनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है अभी तक, और इस अगर हो जाए तो मौत पक्की है। और एम्पावरिंग वुमेन, और औरतों को थोड़ी पावर देने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए गए, इनके ये फ़ायदे थे। प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कुछ सोशल माशरती और पैसे की डेवलपमेंट के लिए, एंड सिक्योरिटी के लिए भी ये तरीके इख्तियार किए गए। तो ये फ़ायदे थे इसके। डिसएडवांटेजेस क्या थे? माने हमल अद्वियात के या तरीक़ों के। डज़ नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट STIs, तो ये आप इख्तियार तो कर लेते थे, लेकिन इससे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये इससे बचाते नहीं थे। थोड़ा बहुत कंट्रोल तो होता था लेकिन बचते नहीं थे लोग। स्टिल नीड कॉन्डोम्स टू लोअर द रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो तब तक अभी तक भी ज़रूरत थी कंडम्स की, ताकि जो ख़तरे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के, इनको ख़त्म किया जा सके। कांट बी यूज बाई वोमेन, और ये औरत इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, वो वाली औरतें विद सर्टेन मेडिकल प्रॉब्लम, जिनको कुछ मेडिकल के मसाइल थे। आर बाई वोमेन, या वो औरतें टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन, जो कुछ ख़ास अद्वियात ले रही होती थी, वो ये इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। कैन ओकेजनली काज साइड इफ़ेक्ट्स, और ये आम तौर पर इनके साइड इफ़ेक्ट होते थे, सच एज़ नोज़िया, जैसे उल्टी की कैफियत होना, इंक्रीज एपिटाइट, भूख का बढ़ जाना, हेडेक, सर में दर्द होना, एंड इरेगुलर ब्लीडिंग, और बेहंगम ना कंट्रोल होने वाली ब्लीडिंग हो जाना इन द फर्स्ट फ्यू साइकिल्स, कुछ ही चंद साइकिल्स के दौरान। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स थे किसके? माने हमल अद्वियात के। तो ये फ़ायदे और हमने नुकसानात देखे। फिर रिव्यू ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिव्यू करना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। जो बच्चा पैदा करने में अज़ा इस्तेमाल होते हैं औरत के और मर्द के, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। मर्द के हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, औरत के हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड इट्स फंक्शन कंट्रासेप्टिव्स, और इनके जो काम हैं माने हमल तरीक़ों से, तो वो देखने हैं। वो क्या है बेटा? स्टेप्स इन फैमिली प्लानिंग, स्टेप जो लेने फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में जो मशवरा देना है। एट गैदर अप्रोच, ये गैदर अप्रोच करनी है। गैदर कहते हैं बेटा, जी से कोई और लफ्ज़ बनेगा, ए से और, टी से और, एच से और, ई से और आर से अलग अलग लफ्ज़ बनेंगे। तो क्या बनेंगे? फर्स्ट क्या है? पहला लफ्ज़ जी है तो ग्रीट द क्लाइंट, जो क्लाइंट है या जो आपके पास मरीज़ आया पहले तो उसको खुशी दें, ठीक है। दूसरा ए से क्या बनेगा? आस्क क्लाइंट्स अबाउट देमसेल्व्स, उस क्लाइंट को उसके बारे में पूछें ताकि उसको हौसला हो कि ये मेरा दोस्त साथी है जो मुझे फैमिली प्लानिंग का मशवरा दे रहा है। वो नर्स भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकता है। टी से टेल देम ऑल अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड, उसको तमाम जो फैमिली प्लानिंग के तरीके हैं उसके बारे में बताना है। तो एच से क्या होगा? हेल्प देम टू चूज़ द मेथड, उनकी मदद करनी है तरीक़ाकार जो उन्होंने इख्तियार करना है उसके इंतखाब में। ई से क्या होगा? एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ मेथड, कि किस तरीके से तरीका आपने इस्तेमाल करना है। 6R क्या है? अपॉइंट अ रिटर्न विज़िट फॉर द फॉलोअप, और उसको बाद में कि फॉलोअप के लिए आता रहे, दोबारा कब विज़िट करना है वो टाइम भी उसको बता देना है। तो ये सारी चीज़ें मिलके GATHER गैदर बन जाती हैं। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है बेटा। कंट्रासेप्शन एंड कंट्रासेप्टिव्स, कंट्रासेप्शन और कंट्रासेप्टिव क्या है? माने हमल अद्वियात और तरीके। तो क्या है? बर्थ कंट्रोल आल्सो नोन एज कंट्रासेप्शन, पैदाइश को कंट्रोल करना कंट्रासेप्शन कहलाता है। इट डिज़ाइंड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि हमल से बचाया जा सके। बर्थ कंट्रोल मेथड में वर्क इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, बर्थ कंट्रोल जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम करते हैं। प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्राम द गेटिंग टू द एग्स, स्पर्म को
एग्स तक पहुंचना ही ना देना। स्पर्म बेटा मर्द के होते हैं, एग्स औरत के होते हैं। तो कोई ऐसे तरीके इख्तियार करें जिसमें स्पर्म किसी तरीके से पहुंचे ही ना एग के पास, ठीक है। टाइप्स इंक्लूड, इसमें टाइप शामिल हैं। कॉन्डोम्स हैं बेटा, कॉन्डोम्स मर्द यूज़ करते हैं। डायाफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स ये औरतें यूज़ करती हैं। एंड कंट्रासेप्टिव स्पॉन्जेस ये भी औरतें ही यूज़ करती हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या होती हैं। ये देखें बेटा, ये डिफरेंट टाइप्स को कॉन्डोम्स के हैं। ये कॉन्डोम आ गए, ये देखें मुख्तलिफ़ कंपनियों के और मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। ये पैकिंग में आते हैं और इनको खोल लें तो ये इस तरह के नज़र आते हैं। ये मर्द हज़रात जो है अपने उज़्व तनासुल यानी पीनस के ऊपर इसको चढ़ाते हैं और जो स्पर्म है मर्द के वो इसी में रह जाते हैं और अंदर वजाना में यानी कि एग तक नहीं पहुंच पाते और हमल नहीं होता। ये बेटा ये डायाफ्राम है, ये फ़ीमेल यूज़ करती हैं वजाना के रास्ते इसको। ये जो सर्विक्स है बच्चादानी का जो मुंह है उसको ये बंद कर देती हैं और स्पर्म जाने नहीं देते। तो ये जो है सर्वाइकल कैप है, ये इस तरह की, ये भी डायाफ्राम जैसी है, बस ये थोड़ी सी आगे से बड़ी है। तो ये स्पर्म को रोकती है, आगे जाने नहीं देती। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं। ये देखें, ये सर्वाइकल कैप, ये डायाफ्राम, ठीक हो गया। और ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज भी ये बनी होती है, इसके साथ केमिकल लगा होता है। ये स्पर्मिसाइड होती है यानी स्पर्म को मार देता है ये केमिकल। और ये इसके साथ ये रबड़ सी लगी होती है, इसको आसानी से उंगली के साथ अंदर तक पहुंचाया भी जा सकता है। और जब इसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाए तो ये रबड़ पकड़ के खींच दो तो ये बाहर भी निकल आता है। फिर हम पढ़ते हैं बेटा डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन यानी माने हमल जो तरीके हैं वो कितने हैं, मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो पढ़ने हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। सम वर्क बेटर फॉर सम पीपल, कुछ बेहतर तरीके कुछ लोगों के लिए होते हैं दैन अदर्स, दूसरों की निस्बत। एंड सम मेथड्स आर मोर इफ़ेक्टिव दैन द अदर्स, और कुछ तरीक़ाकार दूसरों की निस्बत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बताना ये चाह रहा है कि कुछ तरीके कुछ लोगों के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, कुछ के लिए अच्छे नहीं होते, और कुछ तरीके ज़्यादा कारआमद होते हैं दूसरों की निस्बत। तो ये तरीके और कौन कौन से लोग हैं जिनको ये बेहतर रहेंगे वो कौन से हैं देखते हैं। वाइल डिसाइडिंग अपॉन अ पार्टिकुलर मेथड, जैसे ही आप कोई ख़ास तरीके का इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लो, इट्स इफ़ेक्टिवनेस, इसकी जो कितना कारआमद है ये देखना है, सेफ्टी कितना सेफ़ है, और कन्वीनियंस और कितना जो है ये काबिल एतमाद है यानी मुनासब है, मुनासबत देखनी कितना मुनासब है ये, एंड अवेलेबिलिटी और कितनी आसानी से ये आपको मिल जाएगा। मस्ट बी कंसीडर्ड, ये तमाम चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। तो ये क्या है बेटा, ये कंट्रासेप्टिव यानी माने हमल तरीका फॉर वुमेन औरतों के लिए और फॉर मैन मर्दों के लिए। तो टेम्परेरी मेथड जो आर्जी तरीके हैं उसमें पहले देखेंगे बेटा फिजियोलॉजिकल मेथड देखेंगे। इसमें देखेंगे सेफ़ पीरियड होता है बेटा, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनके अंदर मियाँ बीवी जो है वो हिसाब किताब ऐसा लगा लेते हैं कि जिसमें वो मिलाप करेंगे तो हमल नहीं होगा। तो वो कुछ तरीके ऐसे हैं कि जैसे मेंसेस ख़त्म होते हैं, मेंसेस ख़त्म होने के बाद 3-4 दिन मिलाप कर लेंगे तो हमल नहीं होगा। फिर दरमियान के जो 10 दिन हैं वो एहतियात करना है, उसमें एग बन चुका होता है और अगर मिलाप करेंगे तो हमल हो जाएगा। और उसके बाद उन 10 दिनों के बाद फिर से अगर आखिरी के 5-7 दिन जो है वो मिलाप कर लेंगे तो भी हमल नहीं होगा। तो ऐसे तरीके देखना जिनमें मिलाप भी हो जाए, उनकी ख्वाहिशात जिनसी वो भी पूरी हो जाएं और हमल भी ना हो। तो ऐसे पीरियड को क्या कहते हैं, सेफ़ पीरियड। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, इस तरीके से काउंट करते हैं। ये रेड जो नज़र आ रहा है ये रेड है, ब्लड के दिन है ये, यानी कि मेंसेस आ रहे हैं। ये पहले 7 दिन, 1 से लेकर 7 दिन, इसमें तो वैसे ही मिलाप नहीं करना होता। फिर ये 8, 9, 10, ये जो लास्ट ग्रीन वाले हैं ये सेमी फर्टाइल हैं, यानी 40 से 60% चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के, इनमें मिलाप किया जा सकता है। लेकिन जो ये ज़्यादा ग्रीन डेज़ हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16 वाले, ये मोस्ट फर्टाइल हैं। इनमें अगर मेल फीमेल मिलाप करेंगे तो हमल होने के 80% चांसेस हैं। फिर 17, 18 और 19 दिन ये भी सेमी फर्टाइल हैं, इनमें भी 40 to 60% चांसेस हैं। और उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 32 दिन तक ये इनफर्टाइल हैं। अगर इन दिनों में मिलाप करेंगे ये ब्लू वालों में तो बिल्कुल भी हमल नहीं होगा। तो ये वो डेज़ हैं, इनको क्या कहेंगे, सेफ़ डेज़। ठीक है, तो इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
फिर आ जाएगा बेटा बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर अपना जो है औरतें टेम्परेचर नोट करती हैं। जिन दिनों में एग रिलीज़ होता है ना बेटा, औरत का टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो उन दिनों में जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसमें मिलाप से परहेज़ करें, और जिनमें टेम्परेचर नॉर्मल रहे तो उसमें औरत क्या करती है, हर रोज़ अपने नॉर्मल थर्मामीटर से मुंह के अंदर रख के खुद ही भी अपना चेक कर सकती है टेम्परेचर। जिन दिनों में टेम्परेचर उसके जिस्म का बुखार जो है वो नॉर्मल रहेगा तो मिलाप करते रहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही एग रिलीज़ होगा माँ के अंदर तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। अगर इससे ये भी पता चल जाता है कि कुछ लोग ख्वाहिशमंद होते हैं बच्चे पैदा करने के, जब टेम्परेचर बढ़ जाए तब मिलाप करेंगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा। और यहाँ पे तरीके हम देख रहे हैं कि बच्चा पैदा ना हो तो उसमें क्या करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मिलाप नहीं करना। तो इसमें बेसल बॉडी टेम्परेचर से पता चलाया जा सकता है बेटा। फिर आ जाएगा सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्विक्स जो है पैदाइश के रास्ते का म्यू है, मुँह उसको कहते हैं बेटा, और इसके अंदर से चिपचिपा मादा निकलता है। तो इस चिपचिपे मादे से भी औरतें अंदाज़ा लगाती हैं कि आया ये मिलाप का वक़्त है या नहीं है। ये चिपचिपा मादा जो है पहले आम ऐसे चिपचिपा सा होगा, लेकिन जिस दिनों में एग रिलीज़ होगा इसकी तार बनेगी, लंबी लंबी तार बनेगी। अगर इसको दो उंगलियों के दरमियान में चिपका के देखें और खोलें तो तार बन रही हो तो उन डेज़ के अंदर बिल्कुल मिलाप नहीं करना, वरना हमल हो जाएगा। तो ये सर्वाइकल म्यूकस मेथड भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये सर्वाइकल म्यूकस, ये सर्विक्स के अंदर वजाइना के अंदर उंगलियां डाल के ये चेक करना है। अगर ये आपस में ना चिपक रहा हो तो ये फॉलिकल फेज़ है, फॉलिकुलर फेज़ है, इसके अंदर आप मिलाप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तार बन रही हो ऐसे दोनों उंगलियों के दरमियान में, ये ओव्यूलेशन का टाइम है, इसमें आप नहीं मिलाप कर सकते, हमल हो जाएगा। और फिर ये ल्यूटल फेज़ में भी सेम इसी तरीके से इसकी तार बनना बंद हो जाएगी इस चिपचिपे मादे की, तो अब फिर मिलाप कर सकते हैं। यानी ये दरमियान वाला आपने अवॉइड करना है, इससे बचना है। और इन दोनों फेजेज़ में फॉलिकुलर फेज़ और ल्यूटल फेज़ के अंदर आप मिलाप कर सकते हो। ये देखिए मुख्तलिफ़ तरीके, फिर दूसरी उसमें पिक्चर में भी इसी तरीके से दिखा रखे हैं। जब ये तार बन रही हो दोनों उंगलियों के दरमियान में तो इससे अवॉइड करना आपने मिलाप से। फिर आ जाएगा लैक्टेशन एंड प्यूरीपेरियम। लैक्टेशन कहते हैं जब माँ दूध पिला रही हो बच्चे को, और प्यूरीपेरियम कहते हैं जब बच्चा एक पैदा हुआ है तो उसके बाद 40 दिन का जो टाइम है उसको प्यूरीपेरियम कहते हैं। तो उस प्यूरीपेरियम में भी अगर मेल फीमेल मिलाप कर लेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। और मीनोपाज वो उम्र होती है औरत की, ये 35 से 50 साल के दरमियान में किसी भी वक्त औरत के परमानेंट जो है मेंसेस बंद हो जाते हैं, अगर रिलीज़ होना बंद हो जाता है तो वो जब माँ नहीं बन सकती। तो ये सारे औरत के तरीके थे, ये देख के हमल से रुका जा सकता है। ठीक है, फिर आ जाएंगे बेटा कन्वेंशनल मेथड, जो इनकलाबी तरीके हैं, रवायती तरीके हैं। इसमें फोम टैबलेट आ गई। ये फोम टैबलेट ऐसी टैबलेट होती है, इनको वजाइना के रास्ते औरतें रख लेती हैं, और ये स्पर्मिसाइड होते हैं, यानी स्पर्म को मार देती हैं। ये एरोसोल फोम, ये भी एक फोम टाइप है। इसके साथ एक एप्लीकेटर आता है, जैसे इंजेक्शन होता है, उसमें ये फिल करके और वजाइना में उतार ली जाती है, और ये भी स्पर्मिसाइड होती है, स्पर्म को मार देती है। फिर क्रीम एंड जेली, ये भी स्पर्मिसाइड है, ये भी वजाइना में रखती हैं, स्पर्म को मार देती हैं। और डायाफ्राम मैंने ऊपर दिखाया पहले, ये तो इंटर होने ही नहीं देगा स्पर्म को और हमल नहीं होने देगा। फिर मर्द के जो तरीके हैं बेटा, इनमें विदड्रॉल और अज़ल जिसको कहते हैं, यानी कि जब मर्द जो है उसकी जो स्पर्म है खारिज होने लगे, उसको ऐसे फ़ील हो कि मैं फ़ारिग हो रहा हूँ, तो वो बाहर निकाल ले अपना उज़्व तनासुल, उसको अज़ल कहते हैं। ये पुराना तरीका है। और कॉन्डोम भी मैंने दिखाया, तो मर्द कॉन्डोम भी यूज़ कर सकता है, इससे भी हमल से बचा जा सकता है। फिर आ जाएंगे क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, आईयूडी जिसको कहते हैं, ये रख ली जाती हैं वजाइना के अंदर। ठीक है, और ओरल पिल्स हैं, मुंह के ज़रिए माने हमल अद्वियात, गोलियां खाना या इंजेक्शन लगवाना, इनसे भी हमल नहीं होता। और फिर परमानेंट मेथड में आ जाएगा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में ऑपरेट करवाया जाता है, जिसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। फ़ीमेल में औरत में ट्यूबें जो हैं वो काट दी जाती हैं, उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया जाता है। वो ट्यूब जिसको फ्लॉपियन ट्यूब भी कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं, जो एग को लेके आती है यूट्रस बच्चादानी तक, और उसी में ही फर्टिलाइजेशन होनी होती है। तो उस ट्यूब को ही काट देंगे तो एग जो है वो ओवरी में बनेगा तो सही, लेकिन वो आगे आएगा ही नहीं और स्पर्म उस तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो हमल ही नहीं होगा। और वैसे
वैसेक्टोमी ये मर्दों में होती है। मर्दों के भी जो हैं टेस्टिस के पास से उसकी जो नालियां हैं स्पर्म लेके आने वाली वो काट दी जाती हैं। जब मर्द के स्पर्म ही नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। तो ये आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, फोम टैबलेट्स, एरोसोल फोम, क्रीम जेली, डायाफ्राम, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल पिल्स और टुबैक्टोमी और वेसेक्टोमी, ये सारी दिखाता हूँ मैं। ये देखें बेटा, ये वजाइनल जो है वो फोम टैबलेट्स हैं। ये टैबलेट्स हैं वजाइना के रास्ते रखी जा रही हैं। ये वजाइनल कंट्रासेप्टिव फिल्म है और ये कंट्रासेप्टिव स्पॉन्ज है। ये दिखाए भी हुए हैं, ये रख लेंगी वजाइना के रास्ते। तो ये स्पर्मिसाइड होती हैं, स्पर्म को मार देती हैं और आगे जहाँ पे इसने काम करना है फ्लैपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन करनी है उस तक पहुंचने ही नहीं देती। ये फोम है बेटा, ये इसका एप्लीकेटर है। ये देखें, इसमें फिल करके और वजाइना में डाल के ये फोम अंदर डाल दी जाती है और ये भी स्पर्म को मारती स्पर्मिसाइड होती है। ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की फोम्स, जेलीज़ और दिखाई गई हैं और ये स्पोजिटरीज़ भी, ये सारी स्पर्मिसाइड होती हैं। इनसे बचा जा सकता है हमल होने से। ये स्पर्मिसाइड जेल आ गई, ये देखें, इसमें एप्लीकेटर में डाल के और वजाइना के अंदर इंटर करके इसको रख लेते हैं। फिर ये आ जाएगी ट्यूबैक्टोमी, मैंने बताया था ट्यूबों को काट देना। ये देखें ट्यूबें हैं बेटा, ये फ्लॉपियन ट्यूब हैं या यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। ये 3-4 तरीके हैं इसके, या तो इसको पकड़ के ऐसे बांध देंगे, बैंड कर देंगे, या इसको क्लिप लगा देंगे, या इसको बांध के काट देंगे, या इसको कैथेटराइज कर देंगे, इसको जो सा है ना इसके अंदर नाली पास कर देंगे ताकि एग जो है रिलीज़ ही ना हो। रिलीज़ तो हो जाएगा यहाँ से लेकिन आगे नहीं पहुँच सकेगा और स्पर्म का और एग का मिलाप नहीं होगा तो हमल ही नहीं होगा। ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ से इसको काट देना है, ये इनको ट्यूबों को, ठीक है, तो इसको ट्यूबैक्टोमी कहेंगे। ये देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ बांध के भी दिखा दिया और यहाँ काट के भी दिखा दिया। फिर मर्द का तरीका है बेटा, मर्द की भी ये जो है एजैकुलेटरी डक्ट्स हैं, ये स्पर्म को लेके आती हैं टेस्टिस से और ये इस तरीके से होती हुई पीनस से खारिज होते हैं। तो इनको जो ये नालियाँ हैं इन्हीं को काट देंगे। ये वेसेक्टोमी है मर्द की, तो उसके स्पर्म आएंगे ही नहीं। या तो मर्द को ही मफलूज कर दो या औरत को ही, ताकि उसके स्पर्म और एग का मिलाप ही ना हो। तो इनसे हमल से रुका जा सकता है। ये सारे तरीक़ाकार थे इस चार्ट में। ये एक और पिक्चर है बेटा, ये देख लें। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। इन सारे तरीक़ाकार की जो आज मैंने बताया है अगले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।